Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, लीगल अफेयर्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। इस हफ्ते फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेंटेनेंस चार्जेस का जो टॉपिक था। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया तो हमें पता चला कि सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते हैं, ये मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस होते हैं। और यही जो कंफ्यूजन था कि भाई यूनिट वाइज होना चाहिए, एरिया वाइज होना चाहिए, उसकी हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली हमारे स्टीम गेस्ट से। उनसे मैं आपको पहले मिलवा दूं फिर एक बार। हमारे साथ है कृष्णा ठक्कर मैम, एमडी ठक्कर एंड एसोसिएट्स की सीनियर पार्टनर और सिविल और प्रॉपर्टी इश्यूज में नवी मुंबई में इनसे बेहतर कोई एडवोकेट मैंने तो नहीं देखा। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। एंड हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे साथ चंद्रकांत निकम साहब हैं। जैसा कि मैं पिछली बार भी कहा था, 15 साल से ज्यादा, 1000 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज के साथ इन्होंने काम किया है, 100 से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं। एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है हाउसिंग सोसाइटीज की। सर बहुत बहुत स्वागत आपका शो। जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम आसानी के लिए मेंटेनेंस चार्जेस ही उसे बोलेंगे। आगे और बात उसमें अगर करना है तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कृष्णा जी के। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब जो डेवलपर होते हैं, बिल्डर होते हैं, वो शुरुआत में हमसे मेंटेनेंस चार्जेस ले लेते हैं, साल भर के ले लेते हैं। तो ये सिस्टम कैसा होता है? बिकॉज जैसा पिछले बार डिस्कस करते थे कि एजीएम डिसाइड करती है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये जो डेवलपर कर लेते हैं, इसमें कितनी लीगैलिटी है और ये प्रोसेस क्या होना चाहिए एक्चुअली? जब डेवलपर डिमांड करता है तो जो बायर होता है उसके पास खास कोई चॉइस नहीं होती है। वो लोग जब बोलते हैं कि हमको 2 साल का 20 लाख रुपया मेंटेनेंस दे दो, बंदा दे देता है, बिकॉज दैट कम्स अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ फ्लैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन जब सोसाइटी फॉर्म होती है, सोसाइटी जब टेक ओवर करती है, तब जितना पैसा उसके पास है बचा खुचा वो ले लेना जरूरी है। एंड दैट बिकम्स योर कॉर्पस। फिर भले आप सोसाइटी उसको बाजू में रखें कि ये हमको बिल्डर से मिला है, ये हमने बाजू में एफडी करके रख दिया। नाउ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एक्सपेंसेस, कि आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, नाउ यू वर्क आउट हाउ मच इज योर मेंटेनेंस एंड हाउ मच इज योर सर्विस चार्जेस। इसमें ये मैं और क्लैरिटी चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि चॉइस तो होती नहीं, डेवलपर बोल देता है कि भाई इतना आपको भरना है, पर ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं ये अकाउंटेबिलिटी है, तो डेवलपर को डिटेल अकाउंट देना पड़ेगा। ये नहीं कि वो उसके प्रॉफिट में चला गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Now since RERA has come, definitely the developers have to make a separate account where all this corpus is parked. Right. डेफिनेटली वो उसमें से क्या खर्चा करेगा, फिर सोसाइटी में शेयर सर्टिफिकेट दिए तो उसके चार्जेस वो डालेगा, फिर एक अकाउंटेंट रखेगा वो उसके चार्जेस डालेगा। सो व्हाट ऑल एक्सपेंसेस इफ ही इज मेंटेनिंग द बिल्डिंग फॉर से अगर उसमें 100 फ्लैट्स हैं तो वो 80 बिके हैं आज, उसने हैंडओवर कर दिए सोसाइटी को। जो अनसोल्ड फ्लैट्स जब तक उसके बिकते हैं वो यही कॉर्पस से वो सोसाइटी के कॉमन एक्सपेंसेस वगैरह मेंटेन करता है। आपके फ्लैट के साथ साथ कॉमन एक्सपेंसेस भी मेंटेन करता है। उसके बाद में व्हेन द सोसाइटी टेक्स ओवर फ्रॉम हिम कि भाई नाउ वी आर द कमिटी, इलेक्शंस उसने फर्स्ट एक एड हॉक कमिटी होती है वो दे देते हैं, वो सारा पैसा जो उसने जमा किया है जो इस अकाउंट में सो कॉल्ड मेंटेनेंस अकाउंट, वो भी वो हैंडओवर कर देता है। दैट बिकम्स द कॉर्पस फॉर द कमिटी टू स्टार्ट। तो ये कन्वेंस उसके बाद की बात ये हो जाती है। तो सर इसमें और एक जो टेक्निकल बात जो आ रही है आजकल, जीएसटी लागू है क्या हाउसिंग सोसाइटीज पर? पहली बात लागू है क्या, और अगर है तो कितना चार्ज लगेगा? और इसमें मैं और ये समझना चाहूँगा कि जैसा कि आपने डिफरेंस बताया था कि मेंटेनेंस चार्ज अलग है, सर्विस चार्ज अलग है, तो क्या उसमें भी कुछ फर्क पड़ता है? यस, सबसे पहला मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि 2016 में जैसे जीएसटी एक्ट पास हो चुका है सेंट्रल में और वो एप्लीकेबल किया है, उसमें पर्सन बोला है। और कोऑपरेटिव के पर्सन के डेफिनेशन में आप देखने के लिए जाएंगे तो पर्सन इज कंसीडरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ओके, तो इधर वो डेफिनेशन में आपका जीएसटी किसको लागू है? कंपनी को लागू है, पर्सन को लागू है, तो पर्सन में ही आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी लागू है। अरे बार-बार सेंट्रल मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर जीएसटी।
जैसे कंपनीज में होता है कि Legal कंपनी entity. लीगल एंटिटी है, तो पर्सन के डेफिनेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वन पार्ट। ओके, HUF हो गया, कंपनी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, लाइक वन ऑफ जी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो ये लागू तो हो चुका है, अभी कैसे लागू होएंगे, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया था जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेवेन्यू एक फाइनेंशियल ईयर 2021 में आप कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो उसका 20 लाख एंड अबव, पहला 20 लाख था, अभी मेरे ख्याल से 40 लाख का कुछ अप्रोप्रिएट चेंजेस हुआ है, लेकिन जो 20 लाख जैसे ही बैलेंस शीट में आपका टोटल रेवेन्यू हो जाता है, योर रजिस्ट्रेशन हैज टू बी रिक्वायर्ड। और उसके साथ उन्होंने एप्लीकेबल किसको किया था, मेंटेनेंस चार्जेस and service charges, repair charges, whatever you can say in the your maintenance bill, अच्छा, उसको पूरे का अमाउंट को लागू है। उसमें खाली उन्होंने बीच में क्लैरिफिकेशन दिया था कि आप सिंकिंग फंड जो लॉन्ग टाइम के लिए आप लेते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल के लिए लेते हैं, तो वो एक्सपेंसेस के टाइम पे ले लीजिए, क्योंकि सिंकिंग फंड तो कलेक्ट कर रहे हैं, आप स्पेंड तो नहीं कर रहे। और जीएसटी कभी एप्लीकेबल होने वाला जब आप स्पेंड करेंगे तभी हो, तो इसके लिए सिंकिंग फंड को एक उन्होंने स्टैंड बाय रखा था कि उसमें आप जीएसटी देने की कोई नहीं। और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक कंपोनेंट था कि आप वो फुल अमाउंट रिइंबर्स करते हैं जो मेंटेनेंस में कलेक्शन करते हैं, और पूरा का पूरा जो भी आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, एमएससीबी हो या और कोई है, उनको आप रीपे करते हैं। तो वो एक कंपोनेंट उन्होंने बोला था कि आप उसको माइंडसेट अप ले लीजिए, अदरवाइज पूरे अमाउंट पे 18% आपको जीएसटी पे करना है। अच्छा, तो इसमें कोई डिफरेंस मेंटेनेंस हो, रिपेयर हो, पार्किंग चार्जेस हो, एवरीथिंग यू हैव टू पे 18% जीएसटी। कौन सा अबर 20 लाख जिसका टर्नओवर हुआ है। सर इसमें जैसा कि सपोज कोई छोटी सोसाइटी है, रेगुलरली जो मेंटेनेंस आ रहा है तो सब समझिए 10 लाख 12 लाख 15 लाख ऐसा कुछ आ रहा है, किसी साल में उन्हें अचानक लगा कि भाई बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है, अभी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फंड्स लेना है, तो नॉर्मल मेंटेनेंस चार्जेस तो मैं कम भर रहा था, लेकिन ये अचानक जैसे आप बता रहे थे कि मेरे मेंटेनेंस है या मेजर रिपेयर फंड है, उसकी वजह से मुझे अचानक लेना पड़ा और ये टर्नओवर जैसा आप बोल रहे हैं ज्यादा हो गया, ऐसे में भी फिर जीएसटी पूरे पे लग जाएगा। अभी एज अ लीगल कंसल्टेंट जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा तो हम तो उनको बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये 2 स्टेटमेंट होते हैं जी। हम डिपार्टमेंट को क्या देते हैं, ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देते हैं। आपने मेजर रिपेयर एक्सपेंसेस किया तो बेसिकली वो मेजर रिपेयर 1 साल के लिए नहीं है ना, आप लास्ट 3 साल से मेजर रिपेयर निकाल रहे हैं कंट्रीब्यूशन, तो एक्सपेंसेस तो ये साल नहीं हो रहा है। हम वो पर्सन वो जो सोसाइटीज होते हैं उनको हम रिकमेंडेशन करते हैं कि बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में आप मेजर जो रिजर्व एंड सरप्लस आपका हेड है उस पे मेजर रिपेयर फंड कलेक्शन कर दो, ताकि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिफ्लेक्शन नहीं हो। एग्जैक्टली, ऐसा ये चांसेस है कि आप इनकम के टाइम पे नहीं, एक्सपेंसेस के टाइम पे उसका जीएसटी का जब, क्योंकि जीएसटी जब भी आप एक्सपेंसेस करते हैं तभी आपको कई सारे खर्चे भी उसमें पेड आउट होते हैं और सामने से आप क्रेडिट भी ले सकते हैं। वो एक चांसेस कोऑपरेटिव में हमको लेने के लिए चांसेस बनते हैं, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह आप रिजर्व सरप्लस में मेजर रिपेयर हेड पे लेंगे तो थोड़ा सा 1-2 साल का आपको बेनिफिट मिलने की चांस है, लेकिन वो आप आपके टैक्स कंसल्टेंट से या आपका जो भी लीगल पर्सन रहेगा उससे कंसल्ट करके ये डिसीजन लीजिए। हम तो ओपिनियन बोलेंगे कि आपका रेवेन्यू अबाउट 20 लाख है, आपके 8 लोगों की सोसाइटी हुए तो कोई फर्क नहीं, 20 लाख इज इक्वल टू जीएसटी एप्लीकेबल। सर इसमें एक और है जो मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 से अगर ज्यादा है तो भी है, तो फिर ये 20 लाख और ये 7,500 ये कॉम्बिनेशन किस तरह है? हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पार्ट आ गया पहली बार, आपको रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना, ये आपके मन में आ गया। कभी जैसे ही 20 लाख का आपका रेवेन्यू क्रॉस किया आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास जाके करना लायबिलिटी होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको हैव टू डू। अभी रजिस्ट्रेशन तो हमने कर दिया, अभी मेरे को मालूम नहीं मेरे बिल्डिंग में 100 यूनिट्स है और हर यूनिट से मैं 600 650 6,000 6,500 7,000 रुपए मेंटेनेंस ले रहा पर मंथ तो 7,000 रुपए तक मैं ले रहा हूँ, मेरे को कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं है क्योंकि मैं कलेक्शन ही नहीं करूंगा। लेकिन मेरा कोई उसमें ऐसा फ्लैट है जिसको 4 BHK है और उसका मेंटेनेंस 8,000 रुपीज पर मंथ जा रहा है तो मेरे को जीएसटी लागू है।
तो जो बाकी फ्लैट से उनका तो जीएसटी मेरे को एप्लीकेबल नहीं है, भरना नहीं है, लेकिन जो अबव 7,500 क्रॉस किया ऐसे मेंबर से तो मेरे को वसूली करना है जीएसटी और गवर्नमेंट को पे करना है। तो सिर्फ वो तो वो पर्टिकुलर मेंबर में फुल अमाउंट पे आप वो टाइम पे बोलेंगे नहीं कि गवर्नमेंट ने मेरे को 7,500 तक कंसेशन दिया है तो 7,500 प्लस 8,000 माइनस करके 500 रुपए के ऊपर मैं 18% जीएसटी, नो, यू हैव टू पे फुल अमाउंट 8,000। इसका कोई बेनिफिट तो मेंबर्स को एज सच पता नहीं नहीं है। सर इसमें ये मेरे को बताइए कि 7,500 नहीं हो रहा है, मैं 5,000 हमारा मेंटेनेंस हो रहा है, लेकिन टोटल इनकम 20 के ऊपर जा रही है, Correct. तो जीएसटी लागू हो रहा है। करेक्ट, तो जीएसटी लागू हो रहा है। जीएसटी लागू हो रहा है लेकिन रिकवरी नहीं हो रही। सी मैं आसान लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, वो टाइम आप नहीं बोल सकते कि मैं रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं लूंगा, हाँ। क्योंकि आप वो इसमें प्लेटफॉर्म में आपका एप्लीकेबिलिटी आ गया। ओके, क्योंकि 20 हाँ। लाख मैंने क्रॉस कर 20 लाख क्रॉस कर दिया। ओके, जैसे आप एक इनकम टैक्स फाइल करते हैं So- तो आपको मालूम है 2,50,000 तक मुझे शुरू रहा, ट्रू। 2,50,000 मेरा एक बार क्रॉस हो गया तो मैं टैक्स लायबिलिटी में आ गया। अभी मेरे को क्लैरिफाई करना है कि मैं लायबिलिटी देऊं कि नहीं दूं, Okay. लेकिन रिटर्न फाइल तो मेरे को करना ही है, ट्रू। क्योंकि मेरा इनकम टैक्स के वो बकेट में पहुंच गया, मैं अबाउट 2.5 लाख मेरा अर्निंग पर ईयर हो गया। वैसे जीएसटी आप 20 लाख क्रॉस किया तो आपका रजिस्ट्रेशन आपको लेना है। हाँ, कोई फोर्स नहीं है आपको लायबिलिटी पे करोगे, और लायबिलिटी कभी पे करेंगे जब भी आपका 7,500 पर मेंबर का मेंटेनेंस बन जाएगा पर मंथ, तभी आपको उसके ऊपर आपको सामने से लेना है। इसमें सोसाइटी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ऑफ कोर्स। ये डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, आपको सामने वाले से कलेक्शन करना है और गवर्नमेंट को पे आउट करना है। बट इम्पोर्टेंटली ये आप बता रहे हैं कि इसमें ये दोनों बातें होनी चाहिए। Yes. कि 20 लाख से ज्यादा हो गया तो ऑफकोर्स रजिस्ट्रेशन हो गया है, हाँ। और ये 7,500 के ऊपर है तब जाके फिर आप करें। Correction 5 का है तो 5 का करेंगे, पूरी सोसाइटी का है तो पूरी सोसाइटी। तो जो ये पर्सन से कलेक्शन होएगा वो कलेक्शन किससे होएगा, जिसका बकेट में वो बैठ रहा है, राइट। वो प्रॉपर बकेट में वो 7,500 के ऊपर जा रहा है, देन ओनली वी कैन चार्ज हिम एंड वी कैन कलेक्ट। और ये कितना 18% है? 18%, 18% है, काफी है। इसमें 9% स्टेट जीएसटी है, 9% settle किया सीजीएसटी। जाता है, उसकी बात होगी कि शायद कुछ कम हो जाए तो बहुत कम नहीं हो रहा है। कम नहीं हो रहा है। कृष्णा जी, कम नहीं हो रहा है। ये जो है टैक्स, हम इसकी बात करें क्योंकि जीएसटी में आगे हम पहले बात करते हैं मेंटेनेंस लोग नहीं भरते, जीएसटी और हो जाता है तो और लोड हो जाता है। कुछ हमारे मेंबर्स होते हैं जो भरते ही नहीं है, चाहे जीएसटी हो चाहे जो बेसिक मेंटेनेंस भी भरना है। ऐसे में सोसाइटी क्या कर सकती है? अनफॉर्चुनेटली लीगल एक्शन ही ले सकती है, एंड फिर वो इसलिए जो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं, मैडम इसका लाइट बंद कर दे, मैडम इसका कचरा नहीं उठाए, मैडम इसका पार्किंग नहीं करने दे। भाई ऐसा कुछ मत करो, यू कांट डू एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि फिर ये सो कॉल्ड मेंबर्स एक तो भरते नहीं है पैसा और फिर ऊपर से कंप्लेंट कर देंगे ये कमेटी के अगेंस्ट कि इन्होंने हमारा बेसिक नेसेसिटीज लाइट पानी बंद कर दिया। नहीं, मुझे बताइए प्रैक्टिकली, जैसे आप कह रहे हैं कि ये आप मना करती हैं कि नहीं करो, बट अगर ये बंदा सालों साल नहीं भर रहा है तो सोसाइटी उसका कचरा क्यों उठाए? लेकिन जो सोसाइटी जो कर सकती है वो बताती हूँ मैं। जी। सोसाइटी ने पहले उसको एक दो बार नोटिस भेजा है कि भाई यू हैव सो मच टू पे, जी। वो फिर भी ध्यान नहीं देता है। आप उसको एक लॉयर के थ्रू नोटिस भेज के देखो, कई बार लोग ऐसे होता है कि वकील की नोटिस आई, अब तो कोर्ट कचहरी ये लोग सीरियस हो गए, तो कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग फिर भी बेशरम होते हैं कि फिर भी नहीं देते हैं बस। तो देन यू हैव टू गो टू द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 101, दैट इज रिकवरी। अब आप उसके पास जाओ, रजिस्ट्रार हैज गॉट ह्यूज पावर्स। रजिस्ट्रार विल अटैच योर फ्लैट, सेल योर फ्लैट एंड पे मनी टू द सोसाइटी। अच्छा। लेकिन कुछ सोसाइटीज ये भी करते नहीं है, बोलेंगे आएगा ना जब बेचना होगा तो किधर जाएगा, इधर ही आएगा, तो सारे इंटरेस्ट के साथ उससे वसूल करते हैं। और ये जब बंदा अक्सर देखा जाता है, और जो बंदा नहीं भी पे कर रहा है वो भी ये सोच रहा है कि जब जरूरत होगी तब बेचूंगा, तो अगर बेचूंगा तब देना होगा, तब बेचूंगा तो वैसे ही बहुत पैसे मिलने वाले तो उसमें से कुछ दे दूंगा। बट लोगों को ये सोचना चाहिए ना कि हाउ वी शुड रन द कॉमन एक्सपेंसेस ऑफ द सोसाइटी, ये भी तो सोचो। एग्जैक्टली सर, इसके बारे में जैसे मैम बता रही हैं कि फाइनली फिर रजिस्ट्रार के पास जाएं और ये करें, ये जैसे कहते हैं कि अक्सर सोसाइटीज नहीं भी चाहती कि भाई इतना प्रोसेस कौन करेगा, टाइम कॉस्ट, क्योंकि जो कमेटी मेंबर्स भी तो काम धंधे वाले रहते हैं और वो
आउट ऑफ द वे जाके सोसाइटी हेल्प मैनेज कर रहे हैं, उसमें से मेंबर ये कर रहे हैं, आप तो ये बहुत देखते होंगे, तो आप क्या सलाह देते हैं? सी बहुत इसीलिए हम पहले बार बोलते हैं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत छोटी छोटी चीजें का भी मेंशन किया है। आपका जैसा क्वेश्चन आ गया कि एक मेंबर पैसे नहीं देते तो क्या, सी एजीएम को पावर दिया इंटरेस्ट चार्ज करो। आज के डेट में आप मिनिमम से मिनिमम 80% तो यू कैन चार्ज टू देम। आप 18% से चार्ज करेंगे 3 महीना 6 महीना 1 साल 1.5 साल आप चार्ज करते जाएंगे, उसके बाद भी वो नहीं कुछ देना चाहता है तो आपके ऊपर सेक्शन एनसीएस एक्ट का पुराना जो 101 और अभी जो 2019 में अमेंडमेंट आया कोऑपरेटिव का एक नया चैप्टर बन गया, उसमें 154B29 ये सेक्शन का आप यूटिलाइज करो और अपने जो नियरेस्ट डीडीआर ऑफिस है या जॉइंट रजिस्टर ऑफिस है उनके पास ये सेक्शन में आप अपील करो कि हमारा ये प्रोसीडिंग रिकवरी सूट के लिए, या आपको एक कोऑपरेटिव कोड है वो कोऑपरेटिव कोड में सेक्शन 91 में आप उधर एप्लीकेशन कर दीजिए, तो उधर प्रॉपर दोनों पार्टीज को गवर्नमेंट के थ्रू नोटिस सर्व होके उसके हियरिंग होके आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको हम रिकवरी सर्टिफिकेट। एक बार रिकवरी सर्टिफिकेट आया तो वो मेंबर उधर कुछ नहीं कर सकता है, वो पूरा कब्जा सोसाइटी के पास इनडायरेक्टली जाता है, डायरेक्टली तो नहीं जाता, क्योंकि इनडायरेक्टली इसलिए बोल रहा हूँ कि जो रहता है या जो भी कर रहा है वो उसका ओनर ही रहता है, लेकिन उसमें वो सेल नहीं कर सकता है। तो ये जो रिकवरी सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो रिकवरी सर्टिफिकेट सोसाइटी क्या करती है, जो अपना नियरेस्ट फेडरेशन है, अगर हमारा नवी मुंबई फेडरेशन है तो नवी मुंबई के फेडरेशन के ऑफिस में वो सर्टिफिकेट कवरी लेटर के साथ जाता है और उधर रिकवरी ऑफिसर अपॉइंटेड है, मैं तो उसका एक पार्ट हूं, तो रिकवरी ऑफिसर का वो पार्ट क्या चालू हो जाता है, वो सर्टिफिकेट के हिसाब से वो ऑफिस या घर या दुकान जो भी रहेगा उधर चला जाता है और वो नोटिस चिपका के वो डिमांड नोटिस करता है। मतलब एग्जांपल बोलना चाहता हूँ कि 1 लाख रुपीस उसका डिफॉल्ट था केस के टाइम पे, वो हेयरिंग कोर्ट कचहरी करते करते 1 साल चला गया, तो 1 साल का जो भी मैक्सिमम रजिस्टर तो 21% का ही पे करता है, तो 1 लाख का 21% इंटरेस्ट के साथ जो सोसाइटी ने रिकवरी प्रोसेस के लिए खर्चा किया वो खर्चे के साथ जो अभी फेडरेशन रिकवरी कर रहा है वो रिकवरी का और पोस्टेज कोर्ट फी स्टाम्प ड्यूटी वो सब का वो 1 लाख रुपए का लगभग 3-3.5 लाख रुपए का एक एग्जांपल बोल रहा हूं, तो कि 3 पट ज्यादा वो अमाउंट डिमांड करता है और उसने वो टाइम भी नहीं दिया, समझो इतना होने के बावजूद भी नहीं दिया, वो रिकवरी ऑफिसर रजिस्टर से एक सर्टिफिकेट लगता है और वो कब्जा लेके ऑक्शन के लिए निकालता है। नवी मुंबई में ऑक्शन हो चुकी है सर, एक्चुअली हुआ है, 3 सोसाइटीज ऑक्शन हो चुकी है। एक तो मैं आपको लेटेस्ट सांगपाड़ा का केस था, वो डॉक्टर था और थोड़ा सा फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूटेड था, तो वो नहीं कर रहे थे, ना हस्बैंड पीछे दे रहा था ना भाई, ये ऑक्शन में जाके वो फ्लैट 1 करोड़ 10 लाख में बेचा। अच्छा, और उसमें सोसाइटी का 43 लाख ड्यूज था, ओके, तो 43 लाख सोसाइटी को ड्यू दिया और हस्बैंड को 30 लाख और उनको 30 लाख वाइफ को और बाकी का एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ऐसा हो कि मतलब एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि रिकवरी ऑफिसर को वो फ्लैट मार्केट में जाके बेचने के पूरे राइट्स रजिस्टर से लेता है और वो ऑक्शन करता है। और आप बोलेंगे अभी मेरा तो फ्लैट का कीमत 1 करोड़ है, कई जगह फ्लैट की कीमत 50 लाख हो सकती है और ड्यूज 60 लाख की हो सकती है, कितने साल से पेंडिंग है, ऐसे टाइम में क्या करेगा, तो वो पर्सन को बोलता है मैं तो फ्लैट बेच रहा हूँ, अंदर का तेरा टीवी वॉशिंग वो बेच रहा हूँ, अच्छा, उससे 55 लाख कलेक्शन हुआ, 5 लाख अभी भी मेरा कलेक्शन होना बाकी है, तो वो बोलेगा तुम्हारा थाना में घर है ना, वो भी मैं सेल करने के लिए जा रहा हूं, उस पे भी हो सकता है, वो तुम्हारा कार है ना जो भी है अर्टिगा वैगनर जो भी है वो मैं कल ऑक्शन में निकाल रहा हूँ, वो जो रेट में आएगा जो उधर से रजिस्टर से उसको वैल्यू एक होती है वो वैल्यू पे बेच देगा, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझो आपकी वैगनर कार है, आप मार्केट में बोल रहे हैं कि मेरा 3.5 लाख रुपए का प्राइस सेलेबल प्राइस है, रजिस्टर से उसको 1 लाख रुपए का प्राइस मिला तो 1 लाख रुपए में बेच देगा। That means don't try the patience of the society तो committee members. ऐसे कंडीशन पे हाँ ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं। यस, और ये हुआ है नवी मुंबई में, आप नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन में जाइए, आपको आज लगभग 15 करोड़ रिकवरी ऑफिसर ने वो वसूली किया हुआ है। पहला थोड़ा सा हमारा 10 साल 15 साल बहुत बैकफुट पे थे हम नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन,
जी। लेकिन मैंने वो टाइम इनिशिएटिव लेके एक ट्रेनिंग कैंप करवाया 101 का, एक मुंबई में जाके हमने ट्रेनिंग 3 दिन का ले लिया और वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके फिर इधर हमने, हमारे डॉक्टर केदारी जादव सर थे पहले जॉइंट रजिस्ट्रार, अभी डॉक्टर मैडम आ गई है, तो उनसे हमने ट्रेन करवा के फेडरेशन से एक पैनल बनवाया और रिकवरी ये शूट करके आज 15 करोड़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अकाउंट में डाले हुए हैं। बहुत जबरदस्त बात बताइए सर। तो ये आप क्योंकि ऐसा लगता था कि हेल्पलेस है सोसाइटी, कुछ नहीं कर सकती है। आप बड़ी फ्लैट बेच दिए सर, ऑक्शन में बेच दिए, ऑलरेडी हो चुका है। अभी मेरे ख्याल से आपको शॉर्टली 1-2 महीने में कॉपर कहने का एक केस आएगा ऑक्शन में। क्या बात है। देखो 1 महीने का 13 प्रॉपर्टीज है एक ही पर्सन की। सर इसमें एक और जो मैं कृष्ण जी से भी कहा, उन्होंने कहा नहीं ऐसे काम मत करना, बट फिर भी ये सब एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? अगर कोई सोसाइटी इस तरह से करती है कि भाई इनका कचरा कलेक्ट नहीं करेंगे, इनको यहाँ पे पार्क करने नहीं देंगे, तो क्या सोसाइटी ऐसा कर सकती है? हाँ सी सोसाइटी होती है वो उनके एक लीगल दायरा दिया है, वो लीगल दायरे में बैठ के आप रूल्स बना सकते हैं। अभी आपके लीगल दायरे में क्या करना है, आपको कोई सोसाइटी का कचरा नहीं बंद कर सकते, वो अत्यावश्यक सेवा में काउंट होता है, क्योंकि मेंटेनेंस आप वो पर्सन नहीं दे रहे तो उसका मेंटेनेंस माफ भी नहीं कर रहे ना। अच्छा सी आप वो ड्यू तो है। जून महीने में उसका कचरा बंद करेंगे तो क्या जून सोसाइटी में आप मेंटेनेंस को माफ करने वाले नहीं करने वाले हैं, और किसी के फाइनेंशियल वो भी नहीं सकते देने की कभी कभार। कोविड में आपने देखा कई लोगों की नहीं है, पर्सन के ऊपर क्या कभी अट्रैक्ट होएगा मालूम नहीं। आज हम विजय मल्ल्या कितने अरबों खरबों समझ रहे थे, आज वो दीवार के कगार पे खड़े कर दिए। तो ऐसा हम किसी को बोल नहीं सकते कि वो फाइनेंशियल क्या है। हाँ, लेकिन आपको लीगल जो है राइट्स सोसाइटी कैन टेक इट, लेकिन उसका पानी बंद करना, उसका लाइट कट करवाना, उसका कचरा बंद करवाना ये नहीं कर सकते। ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर आईपीसी के अंदर गुनाह हो सकता है कमेटी के ऊपर। हाँ, क्योंकि मेरा सर्विस उन्होंने स्टॉप कर दिया करके, स्टॉप करने का सर्विस किसी को नहीं है। अथॉरिटी नहीं। इवन you cannot enter in that flat also। वो ट्रेसपासिंग, वो ट्रेसपास हो जाएगा। सेक्रेटरी आप है, उसको प्रॉपर उसको नोटिस सर्व करना है कि मैं ये तारीख को ये आ रहा हूँ, और उसने अलाउ किया तो यू कैन एंटर इन दैट। इतना लेकिन आप माफ भी तो नहीं कर रहे हो, बराबर वसूल कर रहे हाँ, हो। इंटरेस्ट अगर के आपने साथ- लीगल चालू किया तो यू कैन इवन चार्ज देम लीगल चार्जेस दैट यू स्पेंड, वो सारा बिल कर सकते हो क्योंकि उसके वो ड्यू ऊपर। तो हो रहा है, और जब अगर उसने बाद में भर दिया तो आपने उस टाइम पे सर्विस नहीं दिया था उसको, ये हो जाएगा। ठीक है कृष्णा जी, आप कहती हैं तो लीगली भी वो सही है। मैं इसमें और जो एस्पेक्ट है, जो चार्जेस हम मेंटेनेंस की बात करें, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, उसको भी लेकर अक्सर कंट्रोवर्सी हो जाती है कि कितना चार्ज कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, और किस पे कर सकते हैं। इस पे अगर आप मुझे बताएं, क्योंकि जो ओनर है, अगर मैं नहीं हूँ, मैं अगर रेंट पे भी दे रहा हूँ तो भाई मैं मेंटेनेंस तो बाकी भर रहा हूँ, मेरे बदले में अगर कोई और रह रहा है तो ये किस तरह से? एग्जैक्टली, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस ही इसीलिए होते हैं जी। कि आपकी प्रॉपर्टी तो है, जी। हम कॉमन जो हमारा खर्चा है वो तो नहीं रुक रहा है, हाँ। और आप उस पे रेंट भी हम कर रहे हैं। हाँ। So because you are not occupying it, but somebody else is occupying it, Right. you are supposed to pay non-occupancy charges. बट मैं मेंटेनेंस तो भर रहा हूँ। हाँ, तो वो मेंटेनेंस का सब पार्ट is non-occupancy charges ना। कितना पार्ट हो सकता है? 10% लेकिन से maximum Yes, is 10%. maximum on maintenance pay। 10%. Maintenance ना? Maintenance again, yes. Not service charge. Not service charge. हाँ, ये क्लैरिटी भी होना जरूरी है। Not service charge. That is why both of us pointed out Right. 10% of the maintenance, which means the common expenses ना. बिल्कुल। So आपका जो रेंटल पे लाइसेंस ही रह रहा है, he is enjoying the gym, he is enjoying the pool, he is enjoying the security, he is enjoying the common areas. So you pay non-occupancy. बट फिर से मैं वही पूछना चाहूँगा कि एज अ मेंबर अगर मैं वहाँ रहता तभी मैं यही मेंटेनेंस आज भर रहा था, हाँ। अब मैं नहीं भी रह रहा पर हूँ आप रेंट एंड कर रहे हो ना उस पे, तो घर उससे आपको पे। क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ नहीं है, you have to pay law के हिसाब से non-occupancy. As per bylaws, you're Exactly. supposed to pay the non-occupancy charges for self not occupying it yourself, but giving it to somebody else to occupy. राइट, तो ये बायलॉज में बेसिकली आया है, और आपको हाउसिंग इंडस्ट्री के हिसाब से He wants to elaborate into more on that. प्रिंसिपल क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है वो मेंबर का हित के लिए बनती है। Yeah. जी, इसका प्रिंसिपल है कि टू जी। कोऑपरेट टू मेंबर। ट्रू, इफ यू आर नॉट, दैट इज रेंट आउट कर दिया तो ही इज नॉट योर मेंबर। राइट, एक तरफ से आप
थर्ड पार्टी को आप आपके एक्सेस दे रहे हैं, Right. तो नॉर्मल माय बेनिफिट, आप एक एग्जांपल देखना चाहते हैं कि हर जगह एसोसिएशन बनता है, जी तो वो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिलीज के लिए वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कम पैसे में, क्योंकि उनके उधर उनका नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। जी। तो ये अदर पर्सन को आप आपकी सर्विसेज, आप देखो अच्छी आपकी एमिनिटीज आप दे रहे हैं, एमिनिटीज अच्छी दे रहे हैं किसके लिए? Members मेंबर के लिए। Members आप के लिए। मेंबर्स को नहीं दे रहे ना, वो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। जी तो कमर्शियल पार्ट आ गया ना, यू आर अर्निंग सम मनी फ्रॉम अदर पार्ट एंड सोसाइटी विल टेक सम पार्ट। So like you go to NBSA club, any club, जी तो मेंबरशिप फी फॉर द मेंबर्स, आज उधर आप स्विमिंग कर रहे हो आपके बच्चे को, तो वो अलग चार्जेस है, एंड if बंदा मेंबर नहीं है तो उसके चार्जेस अलग है ना, गेस्ट को भी ला रहे हैं तो उसके अलग है, so this is like that. सर इट इज गवर्नमेंट है। जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो बायलॉज में। सर एक फाइनल और इसमें पूछना चाहेंगे कि ट्रांसफर चार्जेस जो आ जाते हैं, क्योंकि चार्जेस के हिसाब से ही आ रहे हैं, ये किस तरह से होते हैं? क्योंकि इसमें भी हो जाता है कि कभी कोई बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, फिर बोला जाता है कि भाई इतना किस बेसिस पे, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। सी एक्चुअली ट्रांसफर प्रीमियम जो लेना है, इसमें भी डिवाइडेड किया है 3 रेशियो में। पहला क्या किया है, एक जो ग्रामीण भाग है, तालुका लेवल का स्टेट है, उधर 5000 तक आप ले सकते हैं ट्रांसफर। ये मैक्सिमम का लिमिटेशन, यू कैन टेक इट 1000 आल्सो। अच्छा लेकिन उधर ग्रामीण भाग है, जी लोकल एकदम, तो उधर 5000 ले सकते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ उसका कोई कंसर्न्स नहीं है। ऐसा कोई झड़पी मतलब सिटी आता है, जी। तो उधर यू कैन चार्ज 15000 तक, Okay. यू कैन चार्ज मैक्सिमम 15000 एज अ ट्रांसफर फी। और जिधर महानगर पालिका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जी। है, जैसे उधर हमारे मेट्रो नवी सिटी दिल्ली है, है, रेल है। हाँ, तो मेट्रो सिटी आप मैक्सिमम 25000 चार्ज कर सकते हैं। Okay. आप चाहते तो 5000 ले सकते हैं, ओके लेकिन यू कैनॉट क्रॉस 25000। अच्छा, चाहे मेरा 5 रोड में फ्लैट है, कोई भी जगह महाराष्ट्र में, कोई भी मेट्रो सिटीज में आप लेना चाहते हैं फ्लैट, तो अंडर द लॉ आपको 25000 गवर्नमेंट ने जीआर पर्टिकुलर इसके लिए दिया है, क्योंकि बहुत इसके ऊपर गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट्स गई है कि कोई 2 लाख मांग रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख, क्योंकि बिल्डर लेते हैं, इसलिए सोसाइटी में लेती थी। सही बात है। तो ऐसे वैसे वो एक लिमिटेशन, और ये बेस इसका क्या था, नॉन प्रॉफिट का था। जी बिल्कुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन नॉट से दैट 2 लाख ले लेंगे या 5 लाख ले लेंगे, तो इसके लिए 25000 बेसिकली आपको आपके ट्रांसफर प्रीमियम, हाँ इधर आप बोलेंगे सेलर ने बेच देना चाहिए कि बायर ने देना चाहिए, उसको सोसाइटी से कोई कंसर्न नहीं, वो आप अपने डिसाइड वो डिसाइड करो। सोसाइटी का ट्रांसफर के लिए आप एप्लीकेशन देते, यू हैव टू गिव 25000 ऑफ योर चेक प्लस 500 रुपीस और ट्रांसफर प्रीमियम एंड 100 रुपीस एज अ मेंबरशिप, ये आपको आना है। सो दिस इज द अपर लिमिट। एजीएम चाहे तो उसे AGM can pass 50,000, 1 lakh, no, it will be invalid. But there are still some societies who take 25 as the transfer charges and donation so called. वो कैसे लेती हैं? See, basically आप लॉ उसका प्रिंसिपल ही पढ़ेंगे ना, तो डोनेशन वर्ड नहीं आना चाहिए। तो क्या करते हो जो? अभी बताना ये चाहिए थोड़ा सा, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बल्कि मैं इनसे डोनेशन ये चीज ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है सर, कि जैसा आप बोल रहे लॉ में बोल दिया गया है 25000, प्रैक्टिकली सर नहीं होता है, क्योंकि मुझे एनओसी की जरूरत होती है और फिर सोसाइटी बोलती है कि बेटा अब तो आ गया है, मुझे इतना चाहिए। ये सर किस तरह से होता है और क्यों होता है? सी क्या लोगों का एक्चुअल देखा जाएगा तो लोगों को थोड़ा सा ईगोस हर्ट होता है कि मैंने 5 साल इधर सोसाइटी को काम किया है, 10 साल सोसाइटी में काम किया और मेरी सोसाइटी सबसे अलग है, तो मेरे को 2 लाख रुपए आपसे डोनेशन चाहिए। ये ईगो की बहुत बड़ी बात है, सही बोल रहे हैं। और ये ईगोस में ये चाहते, देखो एक ट्रांसफर प्रीमियम आप ले रहे हैं, 1 यूनिट आपका मेंबर जा रहा है, वही जगह पे दूसरा मेंबर आ रहा है, जो उसने कंट्रीब्यूशन आपको मेंटेनेंस के थ्रू दिया, तो ये भी देने वाला ही है। आपका उसके लिए अलग से क्या एक्टिविटीज हो रहा है, क्या वो एमिनिटीज लेके जा रहा है कि वो नया उसके लिए बना के दे रहे हैं? जी जो नया मेंबर आ रहा है उसके लिए तो कोई नया एमिनिटीज बना रहे हैं, लेकिन ये सेक्रेटरी चेयरमैन या पदाधिकारी इनको यूज रहता है कि आप आ रहे हम 2 लाख रुपए आपसे लेंगे, नहीं तो आप एनओसी नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट जाती है। फिर रजिस्ट्रार सेक्शन 154 की 27, इनमें रजिस्ट्रार को पावर है, तो सोसाइटी को एनओसी के बिना वो एनओसी इशू करते हैं। अच्छा रजिस्ट्रार ओके, हाँ ये या डायरेक्शन देता है, पहला डायरेक्शन देता है सोसाइटी को कि ये हमारे पास इतना कंप्लेंट्स आई है, आप इनको एनओसी दे दीजिए। लॉ में बैठ के दे दीजिए।
वो नहीं दिया एग्जाम पर, उसके बावजूद भी तो रजिस्ट्रार अपना प्राधिकृत अधिकारी अपॉइंटमेंट करके, मैं बहुत ऐसे कर चुका हूँ, तो प्राधिकृत अधिकारी अपॉइंटमेंट करते हैं, हम सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी का लेटर लेते हैं, अच्छा, उसका ड्यूज वगैरह चेक करके उसको एनओसी मेरे साइन का देते हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी का नहीं, सोसाइटी के लेटर लेटर पे, क्योंकि वह पर्टिकुलर काम के लिए मेरे को रजिस्ट्रार ने ऑथराइज किया है। तो ऐसे केसेस पे सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी ने, चेयरमैन ने नहीं दिया, तो रजिस्ट्रार या डीडीआर क्या इशू है। एक और इसी लाइन पे आई वुड लाइक टू से कि कई बार ये सब हो जाता है मेंबरशिप ट्रांसफर चार्जेस, लेकिन नए मेंबर को जस्ट फॉर अगेन सम ईगो उसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर नहीं किया, उसको मेंबर नहीं बनाया, देन अगेन लाइक ही सेड द मेंबर हैज टू अप्रोच द रजिस्ट्रार कि भाई सोसाइटी शांत कर रही है, कमेटी मेरे को शेयर सर्टिफिकेट मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं कर रही है, सो यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22। अगेन द रजिस्ट्रार हैज द पावर, जाके तुमको शेयर सर्टिफिकेट तुम्हारे नाम पे ये ऑफिसर तुमको शेयर सर्टिफिकेट देगा। सो यू कैन नॉट आर्म ट्विस्ट विद द मेंबर्स। अगर मेंबर्स ये एवेन्यूज है, मतलब कि आम आदमी को समझ में नहीं आता, वो हेल्पलेस हो जाता है कि भाई एनओसी नहीं मिल रही, चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। देयर इज प्रोविजन, यू कैन नॉक द डोर्स ऑफ लॉ। और इसमें सर एक आखिरी पॉइंट, जैसा उन्होंने कहा कि डोनेशन है या व्हाटएवर एनी अदर हेड, ये नहीं लिया जा सकता है इधर और दूसरे, बहुत पहुंचे हुए भी रहते हैं कमेटी मेंबर्स कभी कभी कुछ, और नए नए हेड्स बना लेते हैं कि भाई तो खुशी से दे रहे हैं, वो जाने के लिए दे रहे हैं, तो ये फिर किस तरह से क्या होता है, लॉ में एक वर्ड दिया रहता है, वो वर्ड्स को पकड़ के हम वायलेशन नहीं होता है। सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी में कई लॉयर्स होते हैं, कई एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बराबर वो वर्ड पकड़ के चलते हैं। उसको बोला डोनेशन बाय सेलर और बायर, सेलर से नहीं लेंगे, बायर से नहीं लेंगे, थर्ड पार्टी से तो ले लेंगे। तो वो क्या करते हैं, भैया देखो इनसे भी नहीं लिया, इनसे भी नहीं लिया, किसी और से लिया, हमने तो उनके बच्चे से लिया या उनके रिलेटिव से लिया या इनके इससे लिया, तो वो उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे। मतलब लेने वाले तो कुछ तो तरीका निकाल के लेते हैं, लेकिन वो कल सेक्शन 81 का जो ऑडिट बनता है उसमें ऑडिटर रिमार्क्स करते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी इज नॉट कलेक्शन मनी फ्रॉम अदर मेंबर्स ना, इनका प्रॉफिट हो गया, और दूसरा कभी ये हो गया तो इसके ऊपर टीडीएस लग गया, बिल्कुल सब कुछ लागू है, क्योंकि इनकम टैक्स को आपको भरना है, सही बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकम टैक्स लागू है, ये जो भी आपने 2 लाख रुपए दिया है उसमें 30% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए आजकल थोड़ा सा इसको, पहला था बहुत, अभी कर्टेल हो गया, अभी लोग थोड़ा सा लॉ का अवेयरनेस हो गया, बहुत सारे हमारे जैसे लोग आके बीच बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सेक्शन 24 मैंडेट किया है, मैनेजमेंट कमेटी ने हर साल ट्रेनिंग लेना ही है। 20% ऑफ हाउस, मतलब जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनमें 20% हर साल सोसाइटी की ये ट्रेनिंग लेना बाय फोर्सफुली है, और उसके लिए अलग से फंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी लॉ का अवेयरनेस ज्यादा हो गया, और पर्टिकुलर 9 मार्च 2019 को एक महाराष्ट्र स्टेट ने हाउसिंग चैप्टर ही बना दिया, क्योंकि अभी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 60 में ऐसे 27-28 के अलग अलग कोऑपरेटिव ऐड थे। ओके, अच्छा, तो वो ऐड हमारे हाउसिंग के लिए नहीं लग पा रहा था, अभी ये हाउसिंग के लिए ही एक लगभग 32 सब सेक्शंस है, उसका एक चैप्टर बना के डाल दिया, उसमें आपको छोटा एक्ट से आपको लॉ सब चलाना आसान हो गया। बहुत आसान तो डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सर आप भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कृष्णा मैम तो अवेयरनेस पे लगी रहती है, मीडिएशंस करती रहती है, और हमारी भी यही कोशिश है कि लोग समझ पाए और आसानी हो लोगों को के एवेन्यूज है, लॉ में है, थोड़ा और अवेयरनेस होगा, यही हमारी भी मंशा है कि अवेयरनेस हो ताकि राइट्स अपने यूज कर सके। और जैसा कि आपने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम में ही है कि कोऑपरेशन है और मिलजुल कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट देन फिर जैसा आपने कहा कि फ्रेमवर्क है, बायलॉज है हमारे पास। सर बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये टॉपिक पे आपने हमें बहुत कुछ सलाह दी है, बहुत गाइडेंस किया है। लीगल अफेयर्स में हम इसी तरह नए नए टॉपिक्स के साथ आपके पास आते रहेंगे। इस हफ्ते इतना ही, नमस्कार। Subscribe to Aavas today.
Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.